गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। हम पढ़ रहे थे पिछले स्लाइड में वाटर के बारे में, तो आज उसी का कंटिन्यूएशन है। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि वाटर एक यूनिक सॉल्वेंट के जैसे काम करता है। यूनिक सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर में बहुत सारे सब्सटेंस आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी पे आपको करना क्या है कि एक स्लाइड लेनी है और उस स्लाइड में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैप वाटर उसमें डालना है। फिर जैसे ही उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस रह जाएगा, उसका रेसिडुअल मटेरियल रह जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। मतलब हम इससे ये देख सकते हैं कि वाटर में कुछ मात्रा सॉल्ट की भी रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 5। इसमें हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। तो इसके लिए क्या करना है, हमको एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है। ठीक है। फिर ना उसमें हाफ स्पून सॉल्ट मिलाना है। तो जैसे ही हम लोग उसमें मिलाएंगे तो सॉल्ट पूरा घुल जाएगा। तो ऐसे ही हाफ स्पून करके 3-4 बार मिला देंगे। उसके बाद पूरा मिलाते रहेंगे, तब तक मिलाएंगे जब तक वो सॉल्ट घुलना बंद कर दे। मतलब उसमें इतना सॉल्ट सॉल्ट भर जाएगा कि लास्ट में सॉल्ट घुलना ही बंद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा सॉल्ट। तो उसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। मतलब हम लोग इतना सॉल्ट उसमें डाल चुके कि अब सॉल्ट घुलना ही बंद हो गया है, सॉल्ट डिजॉल्व होना ही बंद हो गया है। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग हीट कर देंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। अब इसमें सॉल्ट ऐड करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि सॉल्ट ऐड होने लगा है फिर से। तो इससे क्या पता चला कि वो जो बीकर का जो पानी था उसका सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब पहले जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में सॉल्ट डाल रहे थे तो 2-4 टेबल स्पून सॉल्ट डालने के बाद वो सॉल्यूशन डिज़ोल्व होना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, उसको बॉईल कर दिया, तो फिर से सॉल्ट घुलने लगा। मतलब इससे हमको ये पता चला है कि सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। इस एक्सपेरिमेंट को हम शुगर या अदर मटेरियल्स के साथ भी कर सकते हैं। और जब शुगर या अदर मटेरियल्स के साथ करेंगे तो हम ये पाएंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब हो सकता है कि सॉल्ट 4-5 चम्मच ही घुला होगा, उसके बाद बंद हो गया होगा घुलना, लेकिन शुगर के साथ ऐसा ना हो। मे बी शुगर 7-8 चम्मच घुल गया, उसके बाद बंद हो। तो इससे क्या पता चलता है कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम क्वांटिटी होता है उस सब्सटेंस का जो कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में घुल जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 मिलीलीटर वाटर में जितना भी अमाउंट उस सब्सटेंस का घुल जाए उसको ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस that is soluble in 100 ml of water at a specific temperature is known as solubility of the substance। अब ये तो रही सॉलिड्स की बात, मतलब सॉल्ट, शुगर, ये सब सॉलिड्स था ना। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में आराम से घुल जाता है। जब हम कोको कोला पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें क्या घुले रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, उसको नहीं पीना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमने सॉल्ट के उसमें देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया था, है ना, इंक्रीज हो गया था। लेकिन गैस के साथ उल्टा होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। और इसीलिए जब तालाब का पानी सूख जाता है ना, उसमें कम पानी बचता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। मतलब सी वाटर में जो खारापन रहता है ना, उसका कारण देखेंगे। तो हमको पता है डिस्टिल वाटर कैसे बनता है, इवेपोरेट होके फिर कंडेंस होके, है ना, हम बनाए थे पिछले बारे में स्लाइड में। तो इवेपोरेट होके कंडेंस होके जब वो एक बाउल में जमा हो रहा था तो वो डिस्टिल वाटर बन जा रहा था। तो रेन भी तो वैसे ही बनता है। रेन का पानी कैसे आता है? समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, वो बादल में जाके ड्रॉप्स बनता है, फिर जब बहुत सारे ड्रॉप्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो बरस जाते हैं, मतलब वो भी डिस्टिल वाटर हुआ। लेकिन जब वो बरसते रहता है तो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी तो रहते हैं।
तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस और बहुत सारे मिनरल्स, मतलब जब वो माउंटेन्स में गिरती है, सॉइल्स में गिरती है, तो उसमें क्या होता है, मिनरल सॉल्ट्स भी डिजॉल्व हो जाता है, तब वो तो डिस्टिल वाटर नहीं रह जाता है ना। और इन सभी मिनरल सॉल्ट्स को लेके वो सी तक पहुँचती है रिवर्स के थ्रू। माउंटेन में गिरी पानी और फिर उसके बाद रिवर से होके सी में पहुँच जाती है। तो इसीलिए सी का वाटर क्या हो जाता है, सलाइन हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं डिजॉल्व होके। रिवर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वो सी में आ जाते हैं, इसलिए सी का पानी हमेशा खारा रहता है। ठीक है। और मिनरल्स का अमाउंट भी सी वाटर में बहुत ही ज़्यादा रहता है। सी वाटर इंक्रीजेस, है ना। अब एक 1 लीटर अगर हम लोग सी वाटर लें, समुद्र का पानी 1 लीटर ले, तो उसमें कम से कम 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिलता है हमें। अब सॉल्ट क्या होता है, कौन सा सॉल्ट मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग खाने का सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो सी वाटर में 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहता है और कुछ मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स हैं, अलग अलग सॉल्ट्स के नाम है, ये भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे बॉडी के लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लोग सी वाटर से खाने वाला नमक बनाते हैं, तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड तो पहले से रहता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन में ये पोटेशियम आयोडाइड ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग बाद में अलग से उसको फिर से ऐड कर देते हैं, क्योंकि आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और ये गॉइटर नाम का डिसीज़ को भी हमारे अंदर पनपने से रोकता है। गॉइटर क्यों होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए सॉल्ट में क्या ऐड करते हैं, आयोडीन करते हैं। मतलब हमें हमेशा आयोडीन वाला सॉल्ट ही खाना चाहिए। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको आप लोग आंसर करोगे कमेंट सेशन में, क्योंकि अभी जो भी हम लोग पढ़े उसी के ऊपर बेस्ड है ये। अगर यह आंसर आप लोग को नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर मतलब जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, वैसे ही वाटर का भी कुछ एक्सेप्शन वाला बिहेवियर, मतलब कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर। तो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तो वो हैवी हो जाता है। जैसे कि गैस को हम लोग सॉलिड फॉर्म में अगर उसको बदल दें तो वो भारी हो जाएगा ना, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी के साथ जब पानी आइस में चेंज होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, तो आइस हल्का हो जाता है। ये कैसे पता चला हमें, जैसे हम शरबत पीते हैं ना समर डेज में, तो शरबत में हम आइस मिलाते हैं, तो वो आइस ऊपर तैरने लग जाता है, मतलब पानी भारी है और आइस हल्का है, इसलिए तो वो तैरता है। मतलब डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। डेंसिटी अगर जिसका डेंसिटी जितना कम होगा वो उतना ही हल्का हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी कम है आइस का वाटर से, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक में जब हम लोग आइस ऐड करते हैं तो वो आइस ऊपर फ्लोट होने लगता है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम रहता है। ठीक है। और वाटर का डेंसिटी कितना रहता है, तो 1 किलोग्राम पर लीटर, 1 kg पर लीटर वाटर का डेंसिटी है, जबकि आइस का डेंसिटी कितना है, 0.9 किलोग्राम। तो इससे पता चल रहा है ना हम लोग को कि 1 ज़्यादा है कि 0.9 ज़्यादा है। तो आप लोग बोलोगे 1 ज़्यादा है, मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की कम होती है। इसीलिए जब भी हम लोग आइस को वाटर में ऐड करते हैं तो 1/9 पार्ट ही ऊपर में रहता है वाटर के सरफेस से, जबकि 8/9 पार्ट इज बिलो द वाटर सरफेस। मतलब जो हम लोग आइसबर्ग देखते हैं ना, जो टाइटैनिक वाला मूवी तो सब लोग देखे होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि वो आइसबर्ग ऊपर में, जैसे ये वाटर है मान लो, ठीक है, तो आइसबर्ग का जो आइस रहता है ना वो ऊपर में सिर्फ इतना ही दिखता है, लेकिन पानी के नीचे वो बहुत बड़ा आइस रहता है। तो इसीलिए तो वो जहाज डूब गया था ना, उन लोग को सिर्फ इतना ही भाग दिखा था, तो उन लोग को लगा कि वो यहाँ से ऐसे आराम से मुड़ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा उनको नज़र नहीं आया। मतलब सिर्फ 1/9 पार्ट ही दिखता है हमको आइस का ऊपर में, और 8/9 पार्ट नीचे रह जाता है। क्यों नीचे रहता है, क्योंकि 0.9 kg पर लीटर डेंसिटी है आइस का, जबकि 1 kg पर लीटर है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। कोल्ड रीजन में
इसीलिए जो ठंड की जगह जहाँ बहुत ठंड रहता है ना, वहाँ एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता पाते। आइस जो फ्लोट करते रहता है वाटर में, उसका एग्जैक्ट साइज़ पता करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत सारा आइस तो वाटर के नीचे ही दबा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए जो कैप्टन शिप्स चलाते हैं वहाँ से, तो उन लोग बहुत ही सावधानी से वहाँ पे अपना शिप को मोड़ते हैं या वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अब आइस का डेंसिटी बहुत ही कम है। ये वाटर ऑर्गेनिजम्स के लिए वरदान के जैसा है। क्यों वरदान के जैसा है? क्योंकि जब भी ठंडे वाले रीजन में आइस जब ऊपर के परत में पूरा जम जाता है, वाटर जब जम जाता है, आइस बन जाता है ना, तो उस पॉन्ड का, समझो एक पॉन्ड है, वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो क्या होगा, उसका पानी जम जाएगा ऊपर का, लेकिन जो नीचे का पानी रहेगा वो तो नहीं जमेगा। और आइस जो रहता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब आइस से हम हीट को आर पार नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो नीचे का जो पानी रहता है ना, उसमें हीट बरकरार रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, मेंटेन रहता है, मतलब हाई रहता है। नीचे का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, और आइस के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, क्योंकि बहुत ठंड वाला जगह है। तो इससे क्या होता है, जो भी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो नीचे में ही रहते हैं, और इसलिए वो विंटर को सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर हाई रहता है, जिससे उनको उनके जीवन में बहुत ही, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठंड का उतना प्रॉब्लम नीचे में नहीं रहता, इसलिए। ठीक है, अब जैसे फ्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। हमको पता है कि जैसे ही हम फ्रीज करते हैं वाटर को, तो उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। मतलब वाटर फ्रीज होके क्या बनता है, आइस बनता है ना, तो उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब ठंड में गर्मी में जब बॉटल रखते हैं ना फ्रीज में, पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं उसको, तो कई बार क्या होता है, वो बॉटल फट जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पानी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो बॉटल फट जाता है। अब इसमें दिया है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें हम अगर सोप मिलाएं ना, तो बहुत सारा झाग पैदा करेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। हार्ड वाटर के साथ कैसा होता है कि अगर उसमें हम लोग सोप या डिटर्जेंट मिलाएं ना, तो उतना ज़्यादा झाग पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोप से रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल हो जाते हैं। वो बहुत सारे लेदर फॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब हार्डनेस भी टू टाइप की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस मतलब क्या? ऐसा हार्डनेस जिसको अगर हम लोग वाटर को बॉईल करें ना, उस हार्ड वाटर को बॉईल करें अगर, तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेम्पररी ही था उसका हार्डनेस। ये क्यों आता है? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट रहता है हार्ड वाटर में, तो उसको हम गर्म करके उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। लेकिन जब क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, तो उसको बॉइलिंग करने के बाद भी हम उसको सॉफ्ट वाटर नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद एक आपके में एक एक्टिविटी दिया गया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमको वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता चल सके, मतलब वाटर किस किस चीज़ से बना है ये पता चल सके। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, ऐसा सेटअप करेंगे, और यहाँ पे 2 कार्बन रॉड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 कार्बन रॉड्स है, इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब्स लगे हुए हैं। अब क्या करना है, जैसे ही इसको बैटरी से हम कनेक्ट किए, तो और सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप्स इस पानी में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, फिर जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो टेस्ट ट्यूब्स है ना, इसमें हवा भरना चालू कर देगा, मतलब बुलबुले आ जाएंगे उसमें। तो एक में हम लोग कम बुलबुले देख पाएंगे, और दूसरे में बहुत सारे बुलबुले एक साथ आ जाएंगे। मतलब ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें देखो कम बुलबुले हैं ना, और ये सेकंड वाले में बहुत सारे बुलबुले आ गए, फट से ही बहुत सारे बुलबुले आ गए। तो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला बुलबुला वाला टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग निकालेंगे, और उसके सामने हम लोग माचिस की एक जलती हुई तीली रख देंगे। तो क्या होगा, वो जो माचिस का हम लोग जलता हुआ तीली रखेंगे ना, तो पॉप पॉप का साउंड आएगा और ब्लू कलर का फ्लेम निकलेगा। ये देखो ब्लू फ्लेम आएगा और पॉप पॉप का साउंड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है।
लेकिन जब दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब निकालेंगे जो एकदम धीरे धीरे भर रहा था उसको निकालेंगे ना, और उसके सामने फिर मैच स्टिक रखेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे कि दैट मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग, मतलब वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों जलना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि उस वाले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का गैस था। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और क्योंकि हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब लगभग डबल भरा था ना, मतलब वो जल्दी भर गया था, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ही रहता है वाटर में। मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या बन गया? H2O। ठीक है, इससे हमें पता चला कि वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से वाटर के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वाटर साइकिल क्या होता है? ओशियन से वाटर इवेपोरेट होते हैं, वो क्लाउड्स में जमा होते हैं, फिर बहुत सारे ड्रॉप्स, वाटर वेपर्स मिलके ड्रॉप्स बनाते हैं, फिर वो बड़े ड्रॉप बनाते हैं, फिर उन लोग बारिश बन के बरस जाते हैं। फिर क्या होता है? अगर वो माउंटेन्स में बरसे तो नदी बन के वो फिर से समुद्र में आ जाते हैं। तो इससे पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है, मतलब डर्टी सब्सटेंस, जैसे कि कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल्स जब वाटर में ऐड हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग लोकेशन से, तो वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है ना, पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है। और इसी पॉल्यूटेड द सब्सटेंस विच पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। और द प्रोसेस ऑफ वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूटेंट्स जो रहता है ना, वो क्या होता है? जो वाटर को गंदा करता है, जो सब्सटेंस वाटर को गंदा करता है उसको क्या बोलेंगे हम? पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। और प्रोसेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्विंग इन वाटर, उसको क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वाटर पोल्यूशन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया है आजकल। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण है एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहला कारण तो यही है, और मेन कारण भी यही है कि ह्यूमन बींग्स बहुत सारे अपनी एक्टिविटी से वाटर को गंदा कर देते हैं। जैसे कि उन लोग क्या करते हैं? दे थ्रो वेस्ट एंड रॉटन मटेरियल्स फ्रॉम देयर हाउस होल्ड इनटू द ड्रेन्स। हम नाली में ऐसे ही वेस्ट और रॉटन जो सड़े हुए मटेरियल्स रहते हैं ना, जैसे सब्जी हो गया सड़ा हुआ, उसको क्या करते हैं? हम नाली में ही फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ जाता है। रिवर्स और जो भी तालाब है उसका पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ जाता है। और किससे किससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है? बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स एंड व्हीकल। जब हम लोग गाड़ियाँ धोते हैं तो उसका जो गंदा पानी रहता है उसको भी ऐसे ही नाली में छोड़ देते हैं, है ना? तो क्या करता है? बाद में जाके रिवर में मिलता है ना? फिर रिवर पूरा ही पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। कहीं कहीं डेड बॉडीज़ को भी वाटर में ऐसे ही बहा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। और जब गॉड गॉडेस का आइडल बनाते हैं, मतलब मूर्ति बनाते हैं, तो कलर बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो जब हम ठंडा करते हैं मूर्ति को तो क्या होता है? वो कलर वाटर में मिल जाता है, इससे भी वाटर गंदा हो जाता है। और हॉस्पिटल, यूरिन, एक्सक्रिएट ऑफ एनिमल्स, ये सब भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और इसीलिए क्या होता है? बहुत सारे जर्म वाटर में पैदा हो जाते हैं, और इसी से फिर सब बीमारियां फैलती है। सेकेंड कॉज है थ्रू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम जब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स ये सब यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है? वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और रिवर और पॉन्ड तक पहुंच जाता है, फिर उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट कॉज देखेंगे थ्रू इंडस्ट्रीज। ये तो मेन प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो भी वेस्ट पानी रहता है उसको ऐसे ही रिवर्स में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? वो पूरा जो नदी रहता है उसका पूरा पानी ऐसे काला काला और एकदम गंदा हो जाता है। और अगर उस पानी में लेड, मरकरी, क्रोमियम ये सब भी हुए मटेरियल्स, तो वो बहुत ही बड़ा डिसीज़ का कारण बन जाता है, क्योंकि वही रिवर का पानी प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो उसमें अगर ये सब मिला रहेगा तो उनका डिसीज़, उनका हेल्थ बहुत ही ख़राब हो जाएगा। नाउ
ये सब वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, है ना? और ये रूल्स कंपलसरी रहते हैं, सिटीजन्स को फॉलो करना ही चाहिए। सिटीजन मतलब एक देश का सिटीजन वो कहलाता है जो उस देश में रहता हो और उस देश का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करता हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करो जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग कर दे वाटर से, ताकि क्या हो, वो वाटर रीयूजेबल हो, उसी वाटर को हम फिर से यूज़ कर पाएँ। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। इसमें क्या करना है कि पॉल्यूटेड वाटर को हम फिर से यूज़ करने लायक कैसे बना सकते हैं, ये हम जानेंगे। इसके लिए आप लोग को आपके क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जाएगा। उसमें होगा ये कि हम एक बीकर में गंदा पानी लेंगे। गंदा पानी कैसे बना सकते हैं? पानी लो, उसमें कुछ डिटर्जेंट डाल दो या कुछ सैंड डाल दो या कुछ इंक डाल दो। तो ऐसे करके डर्टी वाटर लेना है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में तो अलग से ही थोड़ा सा डर्टी वाटर रख दो, और दूसरा जो जितना भी बच गया डर्टी वाटर, उसको क्या करो, एक फ़नल लो। फ़नल मतलब क्लास 6 में आप लोग जो परफॉर्म किए थे ना एक्सपेरिमेंट, तो उसमें देखे थे फ़नल क्या होता है। ये ऐसा शेप का फ़नल लो, उसमें क्या करो, फ़िल्टर पेपर लगाओ ऊपर में, फिर उसके अंदर डालो सैंड, फिर फाइन ग्रेवल मतलब छोटे छोटे स्टोन डालो, छोटे छोटे स्टोन डालो, फिर मीडियम स्टोन डालो उसके ऊपर, और फिर उससे भी बड़ा स्टोन डालो, ठीक है। और वो तो उसके सबसे नीचे में क्या रहेगा, फिल्टर पेपर तो रहेगा ही। फिर उसमें उस गंदे पानी को डाल दो। इससे क्या होगा, वो जो गंदा पानी रहता है ना, वो पूरा फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होके यहाँ पे वो जमा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको क्लोरीन डालना है। क्लोरीन क्या करता है आपको पता है, पानी को साफ करता है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो वैसा वाला पानी मिल जाएगा। मतलब पॉल्यूटेड वाटर से हमने यूज़ करने लायक पानी बना दिया। तो ऐसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो फ़िल्टरिंग प्रोसेस का जो प्लांट लगा रहता है ना, तो वहाँ फ़िल्टरिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है। उन लोग ये फ़िल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते, उन लोग बड़े बड़े इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, पर उसका प्रोसेस ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, जब भी हम किसी वाटर बॉडी के आसपास होल करेंगे, मतलब ऐसे खुदाई करेंगे, तो क्या पाएंगे हम लोग, वहाँ का सॉइल मॉइस्ट रहता है, मतलब गीला रहता है। तो उस मॉइस्चर से क्या पता चलता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है। और अगर हम लोग और डीपर उसको खोदते गए, डिग करते गए, तो एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे सॉइल्स के और रॉक्स के बीच में जो गैप रहती है ना, उसमें क्या मिलेगी, हमको पानी मिलेगी। तो वही जो अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, उसी लेयर को हम क्या बोलेंगे, वाटर टेबल बोलेंगे। और उसके नीचे जो पानी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर बोलेंगे, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, तो जो भी रिवर्स रहती है, पॉन्ड्स रहती है ना, तो उसमें से नीचे रिस रिस के पानी नीचे चले जाता है, और वो क्रैक्स जो भी नीचे में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसको वो पानी भर देता है। तो इसी से क्या बन जाता है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। जो वाटर लेवल है ना, आजकल वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। मतलब जो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल क्या होता है, वो ऐसा लेयर जहाँ के नीचे वाटर अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर पाया जाता है ना। तो हम जानते हैं कि आजकल सभी लोग, लगभग सब लोग बोर करवा रहे हैं, है ना। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, इरिगेशन, बहुत सारे अदर पर्पसेस हैं, उसके लिए बोर करवा रहे हैं। और जनरली ये रेन वाटर से या अदर नेचुरल प्रोसेस से उसका पानी वापस नीचे चले भी जाता है। लेकिन जो वाटर टेबल है, मतलब जो अपर लिमिट वाला जो लेयर था, वो बहुत ही नीचे जाते जा रहे हैं। जैसे पहले 200 फीट में ही पानी मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 250 फीट में पानी मिल रहा है। मतलब वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है। और क्यों जा रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे पानी लग रहे हैं। तो इस और रेनफॉल भी कभी कभी कम होता है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब से तो नीचे जा ही रहा है ना। इसलिए वाटर टेबल का डिप्लीशन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। हम तभी वाटर का महत्व समझते हैं जब हमारे पास खुद वाटर की कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वैल्यूएबल। हर एक बूंद पानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, ये वाटर टेबल लगातार डिप्लीट होते जा रहा है। हमको हमेशा इसको सेव करने का ही रास्ता अपनाना चाहिए, हमें ऐसे ही पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे कंट्री में ट्रेडिशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंशिएंट टाइम से ही है, मतलब एंशिएंट टाइम से ही सब लोग पॉन्ड बनवाते थे। पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। गाँव में देखे होगे ना, अभी भी बहुत सारे तालाब हैं। पर ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, इन सब के कारण क्या हो रहा है, ये सब में कमी आ रही है। और ये वाटर क्राइसिस का एक बहुत ही बड़ा मेन क्या होगा, कॉज होगा। मतलब इसी के कारण ही वाटर क्राइसिस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, अगर हम अभी से वाटर कंजर्वेशन में ध्यान नहीं दिए तो। वाटर बहुत ही प्रीशियस होता है और इसको हमें केयर के साथ, मतलब ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे वेज हैं वाटर कंजर्वेशन के, उसको भी अपनाना चाहिए। एक फार्मर जो रहता है वो भी वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकता है, मतलब उसका बेस्ट यूज़ कर सकता है, वेस्ट नहीं कर सकता। कैसे, बहुत सारे क्योंकि टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन करके, स्प्रिंकलर्स का यूज़ करके, नैरो टर्बिंग का यूज़ करके। ये सब से क्या होगा, वो फार्मर को पानी बचाने में मदद मिलेगा। तो एक फार्मर को ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि पानी सेव हो सके, ठीक है। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज़ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, जब रेनी सीजन रहता है ना, तब उस समय जो रेनी सीजन को जो पानी रहता है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि रेन फॉलिंग ऑन द हाउस रूफ्स, जो छतों में पानी गिरता है वो एक पाइप की मदद से नीचे आता है, ठीक है। और वो ऐसे जगह में जाता है जहाँ कॉन्क्रीट वॉल से एक पिट बनाया गया हो। उस पिट को भरने के लिए उस रेन वाटर का यूज़ करते हैं। उस पिट के नीचे में सीमेंटेड नहीं रहता, मतलब वो कच्चा रहता है, मतलब वहाँ पे सीमेंट नहीं छपवाए रहते। उससे क्या होता है, एक लेयर ऑफ स्टोन या गिट्टी रख देते हैं उसमें। उसमें क्या होता है कि जब भी उसमें पानी गिरता है तो फिल्टर होके वो नीचे चले जाता है। वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। जो फिल्टर्ड वाटर रहता है, जो स्टोन से उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो वाटर क्या करता है, सॉइल के नीचे चले जाता है। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर राइज हो जाता है, ठीक है। और फिर इस पानी को हम लोग बाद में पंप के यूज़ से या ट्यूबवेल के यूज़ से बाद में यूज़ कर सकते हैं। विलेज में जो विलेज पंचायत रहते हैं, ग्राम पंचायत रहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस डायरेक्शन में प्ले करते हैं। कैसे, वो क्या करते हैं, वो जब भी सूख जाता है ना पॉन्ड, जब तालाब सूख जाता है तो आप लोग भी देखे होंगे कि उन लोग तालाब का गहरीकरण करते हैं ताकि क्या हो, वाटर उसमें से ओवरफ्लो ना कर जाए, जबकि उसके ही अंदर सॉइल में वो ईज़िली सेव करके रखा रहे। तो स्मॉल छोटे छोटे पॉन्ड्स भी बनाना चाहिए मानसून के पहले रेन वाटर को कलेक्ट करने। बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।